हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप्स भारत के पोर्ट्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की राह पर चल पड़े हैं। अडानी ग्रुप के कुछ बहुत ही बड़े प्लान्स हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए। Speaks about his group, he always says that his conglomerate's goals are aligned to India's goals. By 2030, what we are targeting to do is to be largest port company globally, and also from an India perspective to be the largest transport utility. I anticipate that within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 12 to 18 months. It is the belief in the India growth story that keeps the Adani Group going. Adani Group, the state of Kerala and central government are coming together to build deep water transshipment port in India. Adani Megaport can lure world's biggest ships to India, located near the southmost tip of the country. Construction of a multi-million-dollar port in India's southern state of Kerala. जिस पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा वो है विजयनगरम पोर्ट ऑफ केरला। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग आएगी अराउंड 7,600 करोड़ रुपए। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होगा कि हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए जो कॉस्ट होगी उसको कम करेगा, साथ ही जो एक्सपोर्ट का टाइम होगा उसको भी रिड्यूस करेगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही इंडिया बिगेस्ट पोर्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भी एक अच्छे लेवल पर स्टैंड करेगा। तो चलिए पहले देखते हैं आखिर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है क्या। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं जर्मनी में एक ट्रेडर है जिसको 2000 मोटर्स चाहिए एक ट्रेडर से जो कि मुंबई में है। तो अब मुंबई वाला ट्रेडर क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर एक शिपिंग कंपनी के पास जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को आगे शिप करवाने के लिए। उसके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन डायरेक्ट सर्विस, मतलब प्रोडक्ट्स को एक मीडियम साइज वेसल में डालकर डायरेक्ट जर्मनी भेज दिया जाएगा थ्रू सुएज कैनाल। बस ये कुछ स्टॉप्स पर रुकेंगे फॉर रिफ्यूलिंग लाइक जबल अली पोर्ट एंड गिब्रेटर पोर्ट। सेकेंड ऑप्शन होगा ट्रांसशिपमेंट सर्विस, मतलब पहले प्रोडक्ट्स को एक स्मॉल वेसल में डालकर जबल अली पोर्ट भेज दिया जाएगा, फिर जबल अली पोर्ट से वो एक लार्ज शिप में जर्मनी जाएंगे। ये लार्ज शिप कई सारी ऐसी स्मॉल शिप्स के गुड्स को जर्मनी लेकर जाएगी। इस केस में जबल अली पोर्ट होगा ट्रांसशिपमेंट हब। इस प्रोसेस के थ्रू ट्रेडर को दो बेनिफिट्स होंगे, एनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आता है एक और कॉन्सेप्ट TU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जो बेसिकली एक कंटेनर होता है। जब लार्ज वेसल्स 10,000 से ज़्यादा TU कैरी करते हैं तो इससे 30% पर TU कॉस्ट बचती है एज कम्पेयर टू स्मॉल वेसल्स जो कि लेस देन 4,000 TU कैरी करते हैं। अब अगर मेजर ट्रांसशिपमेंट हब देखें तो वो है सिंगापुर, शंघाई, बुसान, कोम्बोलो एंड UAE। चाइना के पास अकेले 6 ट्रांसशिपमेंट हब है और अगर इंडिया को देखें तो हमारे पास 0 ट्रांसशिपमेंट हब है। इसी की वजह से हमारे 62% ट्रांसशिपमेंट कार्गो दूसरे पोर्ट हैंडल करते हैं जैसे कि कोलंबो, सिंगापुर, जबल अली। अकेला कोलंबो पोर्ट हमारे 16% ट्रांसशिपमेंट गुड्स कैरी करता है, यानी जब बाहर से गुड्स इंडिया आते हैं तो पहले वो कोलंबो पोर्ट जाके रुकते हैं, फिर वहाँ से स्मॉल शिप्स में इंडिया आते हैं। गुड्स आ तो डायरेक्ट इंडिया रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोलंबो पोर्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है ट्रांसशिपमेंट सर्विस के लिए, क्योंकि इंडियन पोर्ट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लार्ज वेसल शिप्स को डॉक कर सके। इसीलिए हमें इन पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके दो मेन रीजंस हैं कि क्यों हमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना ही चाहिए। सबसे पहला कॉस्ट। जब भी हम दूसरी कंट्रीज से ट्रांसशिपमेंट हब यूज़ करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करने पड़ते हैं, साथ ही ये प्रोसेस काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। ये कॉस्ट $200 पर TU तक जाती है, जिससे इंडियन पोर्ट्स को 200 से लेकर 220 मिलियन पर ईयर तक लॉस झेलना पड़ता है। तो अगर ट्रांसशिपमेंट हब इंडिया में बनाए जाते हैं तो उससे हम 1000 करोड़ रुपीस पर ईयर तक सेव कर सकते हैं। साथ ही हम खुद दूसरी कंट्रीज को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दे सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा रीज़न है डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी अगर श्रीलंका और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के साथ इन फ्यूचर हमारे डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ती है तो हमें ट्रेड के अंदर एक मेजर लॉस देखने को मिल सकता है। और अगर हम ये सोचें कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस तो हमेशा ही अच्छे रहेंगे, तो ये भी एक डाउट है बढ़ते चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को देखकर, जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लिया गया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि विजयनगरम पोर्ट को क्यों चुना गया है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए। इस पोर्ट के दो मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको चुना गया है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए। सबसे पहला, क्लोजर टू द सी लाइन कम्युनिकेशन। वर्ल्ड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लाइन कम्युनिकेशन है
जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती है। अब अगर हम इस पोर्ट की लोकेशन को देखें तो वो सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है इस लाइन से, और ये लाइन वर्ल्ड के 30% ट्रेड को होल्ड करती है। तो शिप्स के लिए इस पोर्ट पर डॉक करना ईजी होगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा मूव नहीं करना होगा अपनी एक्चुअल सी लाइन कम्युनिकेशन से। दूसरा रीज़न है नेचुरल फीचर्स, स्पेशली डेप्थ ऑफ द पोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लार्ज वेसल शिप्स को डीप पोर्ट चाहिए होते हैं डॉक करने के लिए, मतलब जितना डीप पोर्ट उतनी बड़ी शिप को डॉक कर सकता है। लार्ज वेसल शिप रेंज फ्रॉम 14,000 टू 18,000 TEUs, और इंडिया के पोर्ट्स के पास इतनी डेप्थ नहीं है कि वो इतने लार्ज वेसल्स को डॉक कर सके, लेकिन विजयम पोर्ट 20,000 से लेकर 24,000 TEU वाली शिप्स को डॉक कर पाएगा। यही रीज़न है कि विजयम पोर्ट एक परफेक्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनकर तैयार हो गया तो इससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये 15,000 से भी ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराएगा। दूसरा बेनिफिट है कि इससे एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है कि इससे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे पोर्ट्स के ऊपर ट्रांसशिपमेंट सर्विस के लिए, और इससे हम हर साल मिलियंस ऑफ मनी सेव कर पाएंगे। तो ये था इंडिया का ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट।